ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों, क्या हालचाल है आपकी। मैं हूं राजेश ठाकुर। वियतनाम की यात्रा पे निकला हूं दोस्तों, और फिलहाल यहाँ के निन एरिया में मैं घूम रहा हूं। और आज पहुंचा हूं मैं यहाँ के एक बड़े ही कमाल के इस जगमगाते टाउन में, जहाँ पे जीवन कुछ और ही दिखाई दे रहा है। और देखिए कैसा जगमगा रहा है ये एक पुराना शहर। बहुत सारे यहाँ पे कुछ प्राचीन पगोडास बने हैं, कुछ मंदिर बने हैं। एक ज़माने में एंशिएंट निन्बिन कैसा रहा होगा, वो सब कुछ दोस्तों यहाँ पे ये रिक्रिएट किया गया है। तो एक ये पुराना शहर नहीं है, लेकिन एंशिएंट शहर किस तरीके के हुआ करते होंगे। तो निन्बिन में दोस्तों ये एक क्रिएट की गई जगह है जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है। बीच में यहाँ पे एक ये नदी बनी है, और इस नदी के दोनों तरफ आप देखेंगे तो बड़े खूबसूरत ये मार्केट्स बने हैं। उस मार्केट की तरफ भी आपको मैं ले चलूँगा। और ये टेम्पल्स बने हैं, पगोडास बने हैं। तो एक यहाँ पे बीच में है और दूसरा यहाँ पे बना है, और इस तरीके से लाइन में आगे तक ये काफ़ी है। तो मैंने अभी ये काउंट नहीं किया है कितने हैं, लेकिन एक बड़ा ही ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पे माहौल है। ढलता हुआ सूरज है उस तरफ को, और शाम यहाँ पे बहुत कमाल की हो रखी है। मज़ा आ गया दोस्तों। आइए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और इस खूबसूरती को महसूस करते हैं। ये शहर हजारों साल पुराना नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न समय में हजारों साल पुराने इतिहास में ये आपको ले जाता है। और वियतनाम के प्राचीन इतिहास और संस्कृति को एक नए अंदाज में अनुभव करने के लिए ये बनाया गया है। इस जगह को समझने के लिए एक फर्क समझना बड़ा ज़रूरी है। निन्बिन में एक हुआलू एंशिएंट कैपिटल है, जो एक ऐतिहासिक जगह है। 10वीं शताब्दी में वियतनाम की राजधानी था, और बड़ा लंबा चौड़ा उसका इतिहास है, और उस पे मैंने एक पूरा का पूरा एपिसोड बनाया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। और ये जो जगह है जहाँ पे हम घूम रहे हैं, ये है हुआलू एंशिएंट टाउन। यहाँ कोई ऐतिहासिक खंडहर या हजारों साल पुराना शहर नहीं है, बल्कि ये एक मॉडर्न रिक्रिएशन है। इस टाउन को जनवरी 2022 में आम लोगों के लिए खोला गया है, और इसको बनाने का उद्देश्य 10वीं शताब्दी के उस एंशिएंट कैपिटल से जुड़ा है। उस जमाने में जिस तरीके का आर्किटेक्चर था, जिस तरीके की संस्कृति थी, और पारंपरिक वियतनामी जीवन की झलक उस जमाने की आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए दोस्तों ये टाउन बना है। यहाँ की इमारतों को देखकर भले ही ऐसा लगे कि ये सदियों से यहाँ पे खड़ी है, लेकिन असल में इन्हें जानबूझकर एक पुराने वियतनाम शहर जैसा माहौल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और शायद यही बात इस जगह को दिलचस्प बनाती है। ये कोई म्यूजियम नहीं है, ना ये कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये एक तरीके से लिविंग कल्चरल स्पेस है। यहाँ आप इतिहास को किसी कांच के पीछे रखी चीज की तरह नहीं देखते, बल्कि उसके बीच से होकर गुजरते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं, पारंपरिक कलाओं को देखते हैं, लालटेन से रोशन गलियों में घूमते हैं, और वियतनाम के लोकल परिवारों के साथ एक मॉडर्न वियतनामी शाम का हिस्सा बनते हैं। हुआलू एंशिएंट टाउन को बनाने का एक और उद्देश्य था वियतनाम की पारंपरिक कला और शिल्प को लोगों के सामने रखना। यहाँ पे वियतनाम के अलग अलग पारंपरिक क्राफ्ट विलेजेस की झलक भी आपको देखने को मिलती है। मेरा अपना मानना है कि पारंपरिक कला को बचाए रखने का एक तरीका ये भी है कि उसे सिर्फ किताबों में बंद करके ना रखा जाए,
बल्कि उसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के करीब लाया जाए। बच्चे उसे देखें, टूरिस्ट उसे देखें, लोकल परिवार उसे देखें और शायद इसी तरह कई सदियों पुरानी कला अपनी कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। एक बड़ा खूबसूरत दोस्तों यहाँ पे ये माहौल बना है और बहुत सारे टूरिस्ट मैं देख रहा हूँ। लोकल लोग यहाँ पे इस छोटी सी जगह पे आके यहाँ पे बैठे हैं और जो सामने का आप ये नज़ारा देख रहे हैं बहुत ही कमाल का है। पूरा ये प्राचीन शहर इस शाम में जगमगा रहा है एक तरीके से जैसे हमारे भारत में दिवाली में खूब सारे दिए जलाए जाते हैं। तो आज यहाँ पे और मेरा अपना मानना है कि शायद एवरीडे ये पूरा का पूरा शहर इसी तरीके से शाम को जगमगाता है। और यहाँ पे आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं, जब वो ये जानना चाहें कि किस तरीके से एक एंशिएंट सिटी वियतनाम की हुआ करती होगी, एक बड़ी अच्छी खासी भीड़ दोस्तों आज यहाँ पे इकट्ठी हुई है और लोग बड़े पसंद नज़र आ रहे हैं। इस जगमगाती हुई शाम को एंजॉय कर रहे हैं। इस नहर ही कहूँगा मैं इसे, पानी का एक छोटा सा नदी बना है, इसके दोनों तरफ बड़े खूबसूरत मार्केट्स बने हैं। तो उस मार्केट्स की तरफ भी मैं आपको ले चलूँगा। हालांकि शायद पूरा ये एक लंबा चौड़ा काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर का है, तो सारा एरिया तो मैं नहीं वॉक करूँगा, लेकिन जहाँ जहाँ हम जाएंगे इस खूबसूरत शाम को आपके लिए मैं कैप्चर करूँगा। दोस्तों यहाँ इस नाइटस्केप के बीच में चमकते हुए ये पगोडा जो है वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं। सामने पानी, पारंपरिक शैली की इमारतें, छोटे छोटे पुल और पीछे रोशनी में चमकता हुआ पगोडा। ये उन पलों में से एक है जहां कैमरा कुछ रिकॉर्ड करता है लेकिन आंखें उससे कहीं ज्यादा देखती है। कभी कभी ट्रैवल में किसी जगह के बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी देर रुकना और उस माहौल को अपने अंदर उतार देना ही काफी होता है। दोस्तों यहाँ पे घूमते हुए मेरे जहन में एक सवाल बार बार आ रहा है। जब हम जानते हैं कि ये इमारतें असल में प्राचीन नहीं है, तो क्या एक ये रिक्रिएट किया गया हिस्टोरिक सिटी भी हमें हिस्ट्री से जोड़ता है? मेरा अपना मानना है कि बिल्कुल। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम देख क्या रहे हैं। ये 10वीं शताब्दी से बचा हुआ शहर नहीं है, ये 10वीं शताब्दी की यादों और संस्कृति से प्रेरित एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। असली हुआ लून ने वियतनाम के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यहाँ उसी इतिहास और संस्कृति को मॉडर्न जनरेशन के लिए आर्किटेक्चर, कला, भोजन और पब्लिक स्पेस के जरिए एक नया रूप पेश किया गया है। मेरा अपना मानना है कि इस जगह का उद्देश्य हमें सचमुच में अतीत में ले जाना नहीं, बल्कि हमें उस अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक करना है। दोस्तों एक और जगह है जहाँ दोनों तरफ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं और
बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और लोकल वियतनामीज़ लोगों को मैं बहुत देख रहा हूँ यहाँ पे। पिछले 8-10 दिन से मैं यहाँ वियतनाम में घूम रहा हूँ दोस्तों। बड़ा एक सेफ मुझे ये जगह लगा, एक मिनट के लिए भी कहीं मुझे ये डर नहीं लगा कि मैं किसी नई जगह पे आया हूँ। बड़े मिलनसार यहाँ के लोग हैं और हॉस्पिटैलिटी बड़ी कमाल की है इन लोगों की। अहिल्या को भी बड़ा पसंद ये जगह आई है। वो भी कह रही थी कि बहुत ही सेफ जगह है। कभी भी किसी नए देश में जब आप जाते हैं और ऐसी सड़कों में घूमते हैं जहाँ आपके साथ कोई नहीं है तो थोड़ा बहुत डर तो लगता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा। कहीं पे भी आप टैक्सी करते हैं, खाने वाने के लिए किसी शॉप में चले जाते हैं तो लोग बड़े अच्छे हैं और आप बड़ा सेफ फील करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक गुफाएं भी बनी है जहाँ पे हम लोग गए और बड़ा मज़ेदार वो एक्सपीरियंस रहा। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की वो ये है कि ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे लोकल वियतनाम के हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे झुंडों में घूम रहे थे और मज़ेदार किस्सा एक और हुआ कि इन बच्चों ने 2-3 बार हमको अप्रोच किया कि वो हमारे साथ फ़ोटोग्राफ लेना चाहते हैं। हालांकि लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बावजूद बच्चे जिस तरीके से बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी एक बड़ा मज़ेदार दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। नदी के किनारे जो दुकानें बनी हैं उसमें एक जगह पे आपको डबल मार्केट मिलती है। तो जैसे कि डबल मार्केट में फ़िलहाल मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी गन्ने का जूस आपको मिल जाएगा। दूसरी बहुत सारी यहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं और गर्मी आज कुछ थोड़ी ज़्यादा थी तो हमने यहाँ की बड़ी कमाल की एक माचा आइसक्रीम यहाँ पे मिलती है तो वो हम लोगों ने ट्राई की। यहाँ पे घूमते हुए दोस्तों मैंने महसूस किया है कि इस पूरे टाउन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है पानी। जी हाँ, की लान लेक इस पूरी जगह को एक अलग ही खूबसूरती देती है। पानी पे ये इस शहर का रिफ्लेक्शन, ट्रेडिशनल नावों में घूमते फिरते लोग और यहाँ पे ये बने हुए बहुत सारे पुल। दोस्तों यहाँ इस नदी पे अलग अलग ब्रिज बने हैं और आप चाहें तो एक मार्केट से किसी भी ब्रिज पे आप क्रॉस करके दूसरी तरफ आ सकते हैं। आप देखिए एक ब्रिज उस तरफ बना है और एक जिस ब्रिज पे मैं फ़िलहाल चल रहा हूँ नीचे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल पानी के ऊपर इन्होंने कुछ इस तरीके का इंतज़ाम कर रखा है कि जब आप इस पे चलते हैं तो आपको लगता है जैसे आप पानी पे चल रहे हैं। बड़ा ही दोस्तों कमाल का यहाँ पे एक ये माहौल बना है और एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस है। पुल पार करने के बाद दोस्तों ये शहर एक नए एंगल से दिखाई पड़ता है और मुझे ट्रैवल में ये छोटी सी बात बहुत दिलचस्प लगती है। कभी कभी जगह नहीं बदलती, सिर्फ हमारा नज़रिया बदल जाता है। दूसरी तरफ पहुंचकर जब हम पीछे देखते हैं वही रोशनियाँ, वही पकौड़ा, वही इमारतें, लेकिन पानी में उनका रिफ्लेक्शन पूरा नज़ारा बिल्कुल बदल देता है। दोस्तों हमें यहाँ पे घूमते हुए लगभग 1 घंटा हो गया है और अब डिनर का वक्त हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन थे दोस्तों और जो ऑप्शन हमने चुना है मेरा अपना मानना है कि ये भी अपने आप में एक बड़ा खास एक्सपीरियंस होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे ये वियतनामी स्टाइल से एक सी फूड हॉटपॉट हमने मंगवाया है। ओके थैंक यू। और हमें पता नहीं चल रहा है कि ये हॉटपॉट को कैसे एक्चुअल में कुक किया जाता है। तो टेबल के अंदर ये इन्होंने एक बर्नर सा लगाया है जिस पे गैस बस चल रही है और हमारे सामने इसके अंदर ये सी फूड चीज़ें डाल रहे हैं। तो हमारे सामने ये सब कुछ पकेगा और फिर हम इसको खाएंगे। बड़ा लाइवली माहौल है यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं चारों तरफ, खूब सारा एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार ये किस्सा बना है। तो
हमें अभी अच्छे तरीके से पता नहीं है कि इसको कैसे पकाते हैं, लेकिन ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। Sorry, no fried rice. नो फ्राइड राइस। एक वियतनामी स्टाइल से दोस्तों हम लोग यहाँ पे सी फूड हॉट पॉट मंगवाया है और कोशिश कर रहे हैं इसको पकाने की। थोड़ा सा असमंजस में है क्योंकि पहली बार हम ये यहाँ पे एक स्ट्रीट में आए हुए हैं और किस तरीके से ये बनाते हैं, पकाते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे एक बर्नर रखा है, गर्म पानी का एक बड़ा सा एक पतीला उन्होंने उसमें लगाया है और नूडल्स साइड में रखे हैं और बहुत सारा सी फूड यहाँ पे सामने पड़ा है। तो हम लोग जब इसको पकाएंगे और बड़ा आराम से इसको खाएंगे। उसने हमें बताया कि आपको ये लगभग 10 मिनट तक पकाना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल हमारे सामने यहाँ पे पड़ा है और ये हम खुद ही इसको यहाँ पे एक तरीके से बनाएंगे। ये वियतनाम में ninh Binh में एक लोकल डिश हम ट्राई कर रहे हैं। यहाँ का जो बैकड्रॉप है दोस्तों बहुत ही कमाल का है। जहाँ मर्ज़ी आप नज़र दौड़ाते हैं तो बड़ी खूबसूरती है, पूरा शहर ये जगमगा रहा है। और हमारे सामने ये एक हॉटपॉट है जिसको अब हम थोड़ी ही देर में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये पक के तैयार हो जाए। भूख भी लगी है और यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े यहाँ पे साइड में पंखे लगाए हैं क्योंकि आज काफ़ी गर्म दिन है। तो ये बिल्कुल बाहर नदी के किनारे हम लोग बैठे हैं, कोई एसी कमरा नहीं है और स्ट्रीट पे ये यहाँ पे फूड बन रहा है जो आप लोग ट्राई कर रहे हैं। वाह, मज़ा आ गया दोस्तों आज की शाम ने हमें ninh Binh का एक और चेहरा दिखाया। दिन में ninh Binh के आसपास बड़े ज़बरदस्त लाइमस्टोन के पहाड़ हैं, नदियां हैं, मंदिर है, बड़ी प्राचीन ऐतिहासिक जगहें हैं। लेकिन रात में हुआ लू एंशिएंट टाउन एक बिल्कुल अलग अनुभव देता है। आज के ज़माने में ये आपको इतिहास में बड़ा पीछे ले जाता है और यहाँ पे घूमते हुए आपको लगता है कि आप शायद हज़ारों साल पहले यहाँ का जीवन कैसा रहा होगा उसे महसूस करते हैं। ट्रैवल में हर जगह हमें हज़ारों साल पुरानी कहानी नहीं देती, कुछ जगहें हमें ये बताती है कि आज के लोग अपने हज़ारों साल पुराने अतीत को किस तरह याद रखना चाहते हैं। और मेरे लिए हुआ लू एंशिएंट टाउन की कहानी शायद यही है। दोस्तों मैं हूँ राजेश ठाकुर और यही था मेरी वियतनाम यात्रा का एक और खूबसूरत हिस्सा। इसी तरीके से इस खूबसूरत दुनिया को देखते रहिए और मिलते हैं मेरी वियतनाम स्टोरी के अगले एपिसोड में, वियतनाम की एक और जगह, एक और कहानी और एक और नए अनुभव के साथ। नमस्कार।